हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो आज नेट का प्रॉब्लम है जिसके कारण जो वीडियो है नहीं चल पा रही है, स्ट्रीम नहीं हो पा रही है। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं आज आप लोगों को ऑफलाइन में दे रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आप लोगों को जो फिर से लाइव हो जाऊँगा और जो टाइम शेड्यूल है उसे मैं थोड़ा चेंज करूँगा ताकि उस समय जो नेट है वह सही चले। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 32 को देख लिया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग थे आपका 33 को भी हमने देख लिया था। 33 में आपका बी ऑप्शन था। और इसके बाद हम लोग 34 नंबर पे हम लोग थे दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना वह कहलाता है। यानी ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है वह कहलाता है क्या? तो ऐसे राज्य को हम लोग कहते हैं दोस्तों कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? ऑप्शन ए था आपका समानता, बी था स्वायत्तता, सी है आपका हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और डी है पसंद की स्वतंत्रता। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है यह आपके हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पे बल देती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से शब्द है जो कि संविधान की प्रस्तावना में उसको नहीं लिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि न्याय है, बी कह रहा है व्यक्ति की गरिमा, सी है बंधुत्व और डी है संघीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। ठीक है, संघीय शब्द कभी भी मत ये समझिए कि भारत जो है, ठीक है, भारत क्या है, ठीक है, राज्यों का संघ है तो संघीय शब्द भी होगा। नहीं, संघीय शब्द नहीं है। ठीक है, आपका न्याय शब्द है, व्यक्ति की गरिमा है, बंधुत्व है, लेकिन संघीय शब्द नहीं, इसलिए जो आपका ऑप्शन बनेगा डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटा सकता है? ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा व लोकसभा, डी है निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद से हटाने के लिए इसमें आपके राज्यसभा व लोकसभा के जो राज्यसभा और लोकसभा उनको हटा सकती है उनके पद से। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा सी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो राज्यसभा और लोकसभा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से हटा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कौन मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बी है वर्ग संघर्ष, सी है आपका अतिरिक्त मूल्य और डी है यद माध्यम। तो दोस्तों मार्क्सवादी से संबंधित नहीं की बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बन जाएगा यद माध्यम। तो यद माध्यम जो दोस्तों ये आपके मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए डी राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? डी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यदि माध्यम का संबंध दोस्तों कभी भी आप इस मार्क्सवादी से मत लगाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। किसी प्रांत के राज्यपाल को, ठीक है, किसी प्रांत के राज्यपाल को, चार ऑप्शन है, देखिए क्या इससे संबंधित हमारा राइट आंसर होगा। कोई विवेकाधिकार नहीं है, बी कह रहा है बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, सी है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राज्यपाल को कुछ उनको अधिकार इन चारों में से क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कौन सा सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए? तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड बनेगा, यानी कि सी। जो किसी भी प्रांत के जो राज्यपाल होते हैं उनको कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा थर्ड बनेगा, सी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है। भारतीय संविधान का किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड, इसके लिए राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो सामाजिक व राजनीतिक दर्शन है, ठीक है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पहलू है वह क्या है। कानून का न्याय है, या आर्थिक न्याय है, या राजनीतिक न्याय है, या सामाजिक न्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर बनेगा ये अम्बेडकर जी के विषय में है कि उनका जो राजनीतिक सामाजिक का जो महत्वपूर्ण पहलू है वह क्या है दोस्तों। तो वह है आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने राजनीतिक और सामाजिक दर्शन में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपका ऑप्शन जो बनेगा डी आंसर करेक्ट आंसर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के यह पहले कानून मंत्री भी थे। याद रखिएगा, यह प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। राजनीति के निर्देशक तत्व, बी कह रहा मौलिक अधिकार, सी है संघीय संरचना, या डी प्रस्तावना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, लेकिन बहुत ईजी प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है वह क्या है, आपके प्रस्तावना है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है यह संविधान की दार्शनिक आधार, इसको भूमि कहा जाता है। आपका ऑप्शन जो बनेगा डी आंसर, इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। मैंने इस प्रश्न को कई बार कराया है अलग अलग, ठीक है, क्वेश्चनों में आपको देखने को अलग अलग प्रैक्टिस सेट में आपने इसको देखा होगा। तो जो रीट है और यह रीट में कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, यह किसके लिए होता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, या अधिकार परीक्षा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये 42 है। तो 42 देखिए, हम आदेश देते हैं यानी कि ये परमादेश से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा, हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश का तात्पर्य होता है कि हम आदेश देते हैं दोस्तों। यह रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई लोक प्राधिकारी यानी कि लोकसभा का जो कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं करता है दोस्तों, तो उस समय, ठीक है, उनके लिए यह जो है आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसी आदेश को कहा जाता है परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। दोस्तों बताना है कि आपको कि किसने संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर। तो दोस्तों ये आपके सर हेनरी मेन महोदय थे। इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन एवं घटिया विधि कहकर इसके आलोचना की थी। कौन किए थे, सर हेनरी मेन। आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए राइट आंसर ए ऑप्शन, इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। दोस्तों आपको बताना है कि अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास शक्तियों का संतुलन, बी कह रहा है शक्तियों का पृथक्करण, सी कह रहा है शक्तियों का एकीकरण, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन संवैधानिक आधार यह होता है आपके शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का जो सैद्धांतिक आधार होता है वह शक्तियों का पृथक्करण होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक महान लेखक थे जिनकी भूमिका फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपकी 1789 में महत्वपूर्ण थी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। किसके अनुसार, तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर, इसके लिए राइट आंसर बनेगा।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से या प्रधानमंत्री से। आसान सा प्रश्न है 45 नंबर का, और आप सभी लोगों को पता है कि जो 12वीं अनुसूची है ये आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसी में आपके जो नगर होते हैं, ठीक है, नगरीय को क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा इसके लिए आपका ऑप्शन सी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 1992 में, उसी में आपके जो नगर पालिका थे और उसी में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा सी करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 1992 74वां संविधान संशोधन हुआ था नगर पालिकाओं से संबंधित, उसमें कितने इसमें विषय इनको दिए गए थे, ठीक है, कितने विषय इनको दिए गए थे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य एक नैतिक संस्था है। बी कह रहा है राज्य एक मानवकृत संस्था है। सी कह रहा है राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है। और डी राज्य की प्रकृति सावयती है। तो दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो राज्य जो क्या हो जाएगा, तो राज्य आपका हो जाएगा राज्य एक मानवकृत संस्था है। आपका ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर इसके लिए राइट आंसर बनेगा। दोस्तों 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत महत्व था उस समय। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था थी, ठीक है, जिनका निर्माण मनुष्यों ने मिलकर, ठीक है, सबके हित साधन के उद्देश्य से किया था। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लाइव सेशन नहीं है, तो इसलिए मैं केवल क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसके आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों इसमें आपको बताना था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, तो आपका जो योजना आयोग है यह लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे योजना आयोग अब नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, नीति आयोग हो जाना चाहिए, ठीक है, नीति आयोग हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए जो योजना आयोग था आपके ये 15 मार्च 1950 के इसका गठन किया गया था, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया दोस्तों। 1 जनवरी 2015 से इसको समाप्त करके नीति आयोग इसकी जगह इसको रख दिया गया है। याद रखिएगा इसके जगह नीति आयोग कर दिया गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले जो 15 मार्च 1950 से गठित की गई थी आपकी योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आपको बताना है कि द्विसदनवाद इन चारों में से, ठीक है, किस शासन प्रणाली में किसकी एक अनिवार्य विशेषता है। ए ऑप्शन कह रहा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, बी कह रहा है संसदात्मक व्यवस्था, सी है संघात्मक और डी एकात्मक व्यवस्था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे ये प्रश्न है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन जो बनेगा सी संघात्मक व्यवस्था। देखिए दोस्तों द्विसदनात्मक संघात्मक व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता होती है संघवाद के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकारों के बीच होता है। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर का प्रश्न कह रहा कि लाख का विश्वास था कि संप्रभु, ठीक है, लाख जो मानता था कि संप्रभु क्या होती है उसको देखते हैं। समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, बी कह रहा है कि विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, सी समस्त कानूनों से ऊपर है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाख का जो विश्वास था संप्रभु के विषय में हुआ क्या है उसी को आपको बताना है दोस्तों। तो लाख का किसमें विश्वास था? तो लाख हमेशा विश्वास करता था कि जो संप्रभु है वह विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। तो लाख का विश्वास था कि जो संप्रभु है वह विद्यमान जो कानून है उससे क्या है, ये बंधा हुआ है। आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा बी आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। तो आपको जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है तो उस 7 अंगों में से कौन नहीं है, ठीक है। स्वामी, पुरोहित, दुर्ग या कोष। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए जो इसका आंसर बनेगा नहीं पूछा है तो दोस्तों आपका ऑप्शन बनेगा बी, पुरोहित, ठीक है। नहीं पूछा है तो बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के जो प्राचीन विचारकों द्वारा जो प्रतिपादित राज्य के जो सप्तांग अंग है उस 7 अंगों में आपके जो पुरोहित है यह नहीं है कौन कौन से, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहला आपका स्वामी है, दूसरा आपका अमात्य जिसे मंत्री कहते हैं, तीसरा आपका दुर्ग है, चौथा आपका जनपद है, पांचवा आपका कोष और छठा दंड है और सातवां आपका जो है मित्र है। पुरोहित नहीं है, आपका ऑप्शन डी बी कह रहा था आपको, ठीक है। यही आपको चुनना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का प्रश्न करा, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों आपको बताना है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह एक स्टेटमेंट है, किसका है। लॉर्ड ब्राइस का है, एबी डाइसी का है, जेलेने का है या जीबी शाह का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जेलेने, ठीक है। जेलेने जो है इन्हीं का कथन है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु क्या है, अराजकता का शासन है, ये जेलेने ने कहा था। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, 51 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 कह रहा है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी लोग देख सकते हैं, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। है आपके पास भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपका ऑप्शन सी, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वही डिसाइड करते हैं दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये आपके आर्टिकल 110 में, ठीक है, आर्टिकल 110 में इस तरह का इनको प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इस तरह का पावर दिया गया है आपके स्पीकर महोदय को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर का प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता या सामान्य सिद्धांतों में सहमति या डी संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो 54 नंबर का जो आंसर होगा आपका पूछा कि दल का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। तो किसी दल के लिए इन चारों में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं होगा, वह होगा आपका विदेशों द्वारा मान्यता, ठीक है। तो विदेशों जो हमारे देश में किसी दल को यदि आवश्यक मतलब उसको किस प्रकार से वह दल मान्य होगा, इसके लिए आपको विदेशों से कोई मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपके संगठन हो जाएगा, ठीक है। कोई दल होगा तो उसमें संगठन होना चाहिए, सामान्य सिद्धांत पे वह उनका सहमति होना चाहिए, संवैधानिक साधनों में उनका विश्वास होना चाहिए, यानी कि जो संविधान में जो साधन है, ठीक है, उन पे वो क्या करें, बिलीव करें। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर हो जाएगा, विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त ये राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, बी कह रहा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सी कह रहा है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या डी वनों द्वारा वन्य जीवों की रक्षा। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से हमेशा एक न एक कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो इसके लिए जो आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपका ऑप्शन जो बनेगा ए इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है। ए इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या सम्मिलित नहीं है, तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की जो स्वतंत्रता होती है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में हम लोग 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी कह रहा मौलाना आज़ाद, सी कह रहा टैगोर और डी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56। दोस्तों याद रखिएगा
1936 में महात्मा गांधी खुद ही कहे थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपका ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो महात्मा गांधी थे महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या, सबसे ज़्यादा योगदान कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा योगदान कह सकते हैं। ठीक है, ये जो थे आपके सत्य और अहिंसा के पथ पर ये विश्वास रखते थे। 1936 में इन्होंने ही कहा था कि अहिंसा के पथ पर चलते हुए इन्होंने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बनेगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों आपको बताना है कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके पास हॉब्स, बी कह रहा है लॉक, सी कह रहा है रूसो और डी कह रहा है मिल। तो राइट आंसर क्या बनेगा 57 नंबर के प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें रूसो करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि लोक संप्रभुता के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, तो आपके रूसो महोदय ने किया था। आपका ऑप्शन जो बनेगा थर्ड यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा सी रूसो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर का प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, बेंथम, हॉब्स या बर्क। तो कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 और सभी लोग बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, हॉब्स महोदय हो जाएंगे राइट आंसर इसके लिए। ठीक है, तो हॉब्स जो थे यह आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते थे। कौन, हॉब्स महोदय मानते थे दोस्तों, याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हॉब्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीतिक निर्देशक तत्वों को मान्यता में नहीं ले जाया जा सकता। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। यानी कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कौन सा, ठीक है, इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता। देखते हैं, आपके पास ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, बी का अनुच्छेद 37, सी आपका अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 45। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 के लिए राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 37 को, ठीक है, अनुच्छेद 37 को न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 से 61 तक में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा आप लोगों का बी ही हो जा रहा है। देखेंगे आप अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि ये तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये देश के शासन में क्या होंगे, मूलभूत हैं। तो आपका ऑप्शन इसलिए जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 37। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं। दोस्तों आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसमें से कौन कौन से क्षेत्र के लोग आते हैं। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी लोग जान चुके होंगे, क्या होगा आपका ऑप्शन जो बनेगा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो मनोनीत होते हैं वे आपके साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के, कला एवं समाज सेवा के भी क्षेत्र से होते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल आपका 80(1) है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और जो वे किस क्षेत्र से होते हैं, आपके साहित्य से होते हैं, कला के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जो उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त किए रहते हैं, ठीक है, उन सभी को ये मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर का प्रश्न देखिए करा है, यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है, डायसील, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन या डारकिन। बहुत आसान सा प्रश्न है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा लॉर्ड एक्टन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड एक्टन ने ही कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ कभी नहीं रह सकती। किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। तो आपका ऑप्शन जो बन गया बी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? प्रश्न कह रहा है कि यदि सत्र का सत्रावसान हो गया है यानी समाप्त कर दिया गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, यानी इसे बुलाने के लिए। आहूत का मतलब बुलाना। ठीक है, बुलाने के लिए कौन अधिकृत है, यानी कि कह सकते हैं कौन बुला सकता है। ए ऑप्शन आपके पास अध्यक्ष, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 62 का जो आंसर बनेगा डी आंसर होगा, राष्ट्रपति। ये इस प्रश्न में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आहूत। ठीक है, आहूत शब्द को हमेशा याद रखिएगा, आहूत का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, बुलाना। तो हमेशा याद रखिएगा सदन का जो कार्यवाही होती है उसका सत्रावसान जब हो जाता है तो उसको, ठीक है, बुलाने के लिए, उसको आहूत करने के लिए राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं दोस्तों। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता आपके स्पीकर महोदय यानी कि अध्यक्ष जी करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी आंसर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा संशोधन था जिसमें मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? 89वां संशोधन, 90वां संशोधन, 91वां संशोधन या 92वां संशोधन? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये कई बार आपने इस प्रश्न को देखा भी है आपने। तो 91वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है, उसी के अंतर्गत यह कहा गया कि जो लोकसभा के जो कुल संख्या की 15% से अधिक जो मंत्रियों की संख्या वह नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सी आंसर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर, ये शायद आपका है 23। ठीक, हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस का ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 था। लाइव सेशन में इसे हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि जो नेट है, नेट नहीं आज साथ दिया, जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं कर पाए। फिर भी आप लोग इस सेशन को देख लीजिएगा, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न हमको, ठीक है, काफ़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में हम लोग हो सकता है टाइम चेंज करें, तो उसका हम आपको शेड्यूल बता देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने आज बता दिया है कि जो आपके लिए जो बीएड वाले हैं उनके लिए एक वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आ चुकी है, जो कि 2nd ग्रेड लेवल की वैकेंसी है, जो कि हमारे यहाँ आपकी टीएसटी और एलटी की वैकेंसी होती है। ठीक है, वहाँ पे उसको, ठीक है, जो है आपके 2nd ग्रेड लेवल की वैकेंसी कहा जाता है, वरिष्ठ अध्यापक कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर से वीडियो को देखिएगा और कैसे फॉर्म को भरना है, क्या कब भरना है, उस वीडियो में सब कुछ बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।